नमस्कार। 4 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि कैंसर के प्रति जागरूकता लाना, कैंसर के को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है लोगों में उसको मिटाना और कैसे इससे बचा जाए, किस तरह के संकेत होते हैं, यानी कि कैंसर को एक जो इसको एक हौवा लोग मानते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को दी जाएँ। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे ही यानी कि लगातार डॉट इन के विशेष संपादक और वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग जी साथ हैं। इनसे बात करने का एक उद्देश्य ये भी है, एक कारण ये भी है कि इन्होंने भी कैंसर पर विजय प्राप्त की है, कैंसर से लड़ाई की है, कैंसर को मात दी है। सर, आपका स्वागत है आज के इस दिन में। सबसे पहले तो क्योंकि आप भी इस बीमारी से 2-3 साल लगभग आप परेशान रहे, हम लोगों ने भी देखा है लगातार कि कैसे आपने इसको, लेकिन अंततः आपने इसको मात दे दी और आज फिर से अब पुनः पत्रकारिता में भी सक्रिय हैं, सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हैं और स्वस्थ हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो कैंसर को लेकर जो भ्रम की स्थिति है बहुत सारा, वो कैसे और आपको कैसे पता चला कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं? सबसे पहले एक बात कहें, कैंसर को मात देना बहुत आसान नहीं, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादातर यूज यह करते हैं कि हम लोग कैंसर को अचीव किए हैं, अचीवर हैं या उसके सर्वाइवर हैं। क्योंकि कैंसर को मात देने की जो पूरी एक धारणा है, इससे मेरी सहमति नहीं बन पाती है। 3-4 सालों तक कैंसर को झेलने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। एक तरीके से ठीक है, ये आपका कहना है, लेकिन हम तो आपको तो विनर ही मानते हैं हम लोग। ये मेरी धारणा है। आपका सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए, कैंसर एक गंभीर बीमारी है निश्चित तौर पर, और इसमें हर साल लाखों लोग दुनिया में मरते भी हैं, यह भी एक सच्चाई है। भारत जैसे देश में भी हर साल मरने वालों की संख्या लाखों में ही है। लेकिन उसके बावजूद कैंसर एक आज की दुनिया में, आज के समय में एक ऐसी बीमारी के रूप में है जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से अपनी ज़िंदगी को लंबा खींच सकते हैं। हम ज़िंदगी के उन क्षणों को जल्दी छीनने से रोक सकते हैं जो हम पर हावी हो गया। इसके लिए 3 सावधानी ज़रूरी है कि आपके शरीर में अगर कोई आप परिवर्तन महसूस करते हैं, आम जो आपका व्यवहार है या आपकी जो शरीर की संरचना है, जैसे अगर आपको मेरे साथ जो हुआ मैं उसको बताऊंगा कि मेरे साथ 3 बातें होनी शुरू हो गई थी 1916 के शुरू से ही। उसको हमने बहुत सीरियसली नहीं लिया। जैसे पेट में अक्सर गैस बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता था, थकान बहुत जल्दी होती थी, बुखार बहुत ज़्यादा आने लगा था बीच बीच में, और ठंड के दिनों में रात में जब सब लोग सोए होते थे तब हमको अचानक पसीना बहुत तेज़ी से आता था। लेकिन हम समझते थे कि ये एक सामान्य बात होगी, गैस के कारण पसीना आ गया होगा। लेकिन बाद में हमको पता चला कि यह एक बहुत ही असामान्य स्थिति है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इसको लेने का कारण यह है कि ये सारे लक्षण जो होते हैं ये कैंसर के भी हो सकते हैं, ये लक्षण हार्ट डिजीज़ में भी कई चीज़ों के हो सकते हैं। तो ये बहुत ही कई लक्षण जो हैं वो कई बीमारियों में एक साथ चलते हैं, तो इसकी अपनी गंभीरता है। मुझे जब 2017 के अप्रैल के एंड में चलने की इच्छा बंद हो गई। जब स्कूटर हम चलाते थे तो उसमें कपकपी होती थी, कई बार गिरने की संभावना बन जाती थी। थोड़ी दूर भी चलने पर हमको लगता था कि बुरी तरह थक गए हैं, शरीर का वेट बहुत गिरना शुरू हो गया था, खाने पीने में अरुचि हो गई थी, कुछ भी खाने से उबकाई आने लगती थी, और उससे भी ज़्यादा जब हमको सर में चक्कर आने लगा और कई बार अनजाने में ही हम बेहोश होकर गिरने लगे, तब मुझे लगा कि कुछ गंभीर बात मेरे शरीर में हो रही है। उसके पहले तक हम डॉक्टर से बचते थे, जांच से बचते थे। फिर हमने रांची में 2-3 डॉक्टरों को अलग अलग समय पर उनसे संपर्क किया, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर ने जब मेरी पूरी जांच की तब उनको समझ में आया कि मेरे पेट में लीवर के पास में एक बड़ा सा शीट बन रहा है और वो खतरनाक दिशा में विकसित हो रहा है। उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप क्या तो किसी सर्जन से या किसी
ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, कैंसर विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। मैं बिना देर किए तुरंत ही दिल्ली भागा और एम्स में दाखिला लिया। फिर एम्स में जो पूरी प्रक्रिया चली, बायोप्सी हुई, फिर उसके बाद मेरा इलाज शुरू हुआ। लेकिन वो पूरा पीरियड में मेरे शरीर में कई चीज़ें होती थी। जैसे मुझे चलने पर दाईं तरफ पैर में नस खींचने लगता था और लगता था कि हम 2 डेग भी आगे नहीं चल पाएंगे। उसके पहले जब तक दर्द नहीं हो रहा था, हम मुश्किल से 50 कदम भी चलने के बाद हमको लगता था कहीं आसपास बैठने की जगह हो तो हम बैठ जाएं या लेट जाएं। फिर ऐसा भी एक समय आया कि हमको बेड से टॉयलेट तक जाने में समस्या आने लगी। तो ये इन सारे लक्षण जब शरीर के अंदर आए तब तक काफ़ी देर होने लगी थी। और मैं खैर वो डॉक्टर अशोक कुमार जो रांची में हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि आप इमीडिएट कीजिए। और जब मैं ऐसा स्टेज में ये पता चला? मेरा तीसरा स्टेज तब तक हो चुका था, जो बाद में बायोप्सी रिपोर्ट की जांच के बाद आया। मेरा 2 बायोप्सी हुआ। एक तो सामान्य बायोप्सी हुआ जहां वो ट्यूमर था, और दूसरा बायोप्सी मेरा जो हुआ वो किया गया जो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है करना, जिसको बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं, वो हुआ। और उसके बाद स्टेज का निर्धारण किया गया। तो डॉक्टरों ने बताया कि आप तीसरे स्टेज के अंतिम दौर में, तो उस स्थिति में हम पहुंच गए। एक बहुत सारे भ्रम है इलाज को लेकर, जिसमें एक कीमोथेरेपी, जो कि माना जाता है कि बहुत पेनफुल होता है और बहुत कष्टकारी होता है। आपका क्या अनुभव रहा और किस तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसा है? पहली बात तो ये कैंसर जो है उसमें इलाज की कई पद्धतियाँ हैं, जिसमें कीमोथेरेपी भी एक पद्धति है। और कैंसर भी कई तरह के होते हैं। सिर्फ कैंसर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, उसमें तरह तरह के कैंसर हैं, ब्लड के कैंसर हैं, पेंक्रियाज के कैंसर, और सबके अलग अलग नाम हैं। लगभग काफ़ी संख्या में उनके नाम साइंटिस्टों ने तय किए हैं। कीमोथेरेपी को लेकर मेरे मन में भी बहुत आशंका थी। जब मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर हो चुका है, तब मुझे लगा कि अब होगा क्या, कीमोथेरेपी होगी या रेडियोथेरेपी होगी या ऑपरेशन होगा। ये डॉक्टरों ने अंत में तय किया कि नहीं, कीमोथेरेपी से हम शुरू करेंगे। तो कीमोथेरेपी की जब घड़ी आई, तब सच पूछिए तो हमने एक अलग से रूम ले रखा था एम्स के भीतर, वो जो प्राइवेट रूम मिलता है। जब हम रूम में घुस रहे थे तो अब मेरे अंदर बहुत अजीब तरह की फीलिंग आ रही थी। भय भी लग रहा था, फिर एक लग रहा था कि चलो एक नई चीज़ है, इसको देखा भी जाए। इतने हज़ारों लाखों लोग कीमो कराते रहे हैं, कैसा होता है। इस बीच मेरा एक छोटा भाई है, उसने डॉक्टर से पूछ दिया कि कीमोथेरेपी मैंने होता क्या है और इससे क्या परेशानियां होती। तो उस डॉक्टर ने कहा, आप लोग देखिए, थोड़ी देर में वेट कीजिए, इसको हैबक मत समझिए, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें आपको तब समझ में आएगा। कीमो जब शुरू होता है तब कई जांच की जाती है, वॉमिटिंग वगैरह की दवा दी जाती है, बुखार ना आए इसकी दवा ववा दी जाती है। फिर वो एक सलाइन चढ़ाया जाता है और कैनुला के थ्रू, वो नस के माध्यम से, उस सलाइन से कीमो की जो दवाइयाँ होती हैं उसको प्रवेश कराया जाता है। उस समय कोई बहुत कष्ट नहीं होता है, लगता है जैसे पानी सलाइन चढ़ने का जो अनुभव होता है आमतौर पर वही होता है। लेकिन उसमें तय है कि मितली वगैरह आना शुरू हो जाती है, और चूँकि बहुत हैवी डोज होता है वो, क्योंकि वो एंटीबॉडी है अपने आप में एक तरह का, और एक तरह का वो समझिए तो जैसे कहते हैं ना, जहर को जहर से मारा जाता है, तो उस ढंग की वो एक प्रक्रिया है। तो उसमें निश्चित तौर पर कई चीज़ें भीतर रिएक्ट होती हैं, लेकिन वो कोई बहुत कष्ट नहीं होता। हाँ, वो लेकिन 3 दिन के बाद कई चीज़ें शुरू होती हैं लोगों को, 2.5-3 दिन के बाद। उसमें वोमिटिंग आना, बुखार आना, बाल झड़ना, पैर और हाथ में झिनझिनी होना, कई बार हार्ट का भी हल्का प्रॉब्लम, जिनकी हार्ट की समस्या होती है उनको हो सकती है, या दांत में दर्द होना, मुंह में छाले आ जाना, इस ढंग की कई चीज़ें होती है। कई बार ऐसा हुआ, जैसे मुझे ही हुआ, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया। तो ये कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। वह एक साइंटिफिक विधि है और काफ़ी उसको वैज्ञानिकों ने छानबीन करके ही तय किया है, जो चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, कि इसको मरीज को ठीक करने के लिए दिया जाए। और कीमो का जो पहला दूसरा दौर चक्र होता है, उसमें बहुत सारी
बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर के भीतर महसूस हो सकते हैं, लेकिन तीसरे चौथे से फिर आप बहुत ही सामान्य ढंग के हो जाते हैं और वो कमजोरी वगैरह ज़रूर पैदा होती है और बहुत सारे लक्षण बने रहते हैं, बावजूद उसके बहुत कष्ट नहीं होता। हाँ, उसका एक लंबा असर शरीर पर पड़ता है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ठीक होने लगते हैं और आपके सेल्स मरने लगते हैं, कैंसर कि वो दवा आपको एक ज़िंदगी देने लगती है, तब फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। तो अब कैंसर से कहा जाए, जिस तरह से आप अचीवर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि मैं विनर ही कहूँगा। अब जो लोग हैं जो कैंसर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जो उनसे लड़ाई अचीव कर चुके हैं आपकी भाषा में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जो लड़ रहे हैं उनके लिए तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि घबराना नहीं है, पेशेंस सबसे बड़ी दवा है इस बीमारी की, और डॉक्टर पर भरोसा। आप जहाँ भी वो इलाज करा रहे हैं उस पद्धति पर भरोसा और पेशेंस, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में वापस दोबारा लाती हैं और आप एक सामान्य ज़िंदगी को थोड़ा लंबा बढ़ा सकते हैं, जितनी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। कम उम्र के बच्चे हों या युवा हों, उनको तो एक लंबी ज़िंदगी मिल जाती है, लेकिन 60 से ऊपर वाले लोगों को थोड़ी समस्या होती है कि वो कुछ अस्थायी रूप से वो बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़िंदगी तो हो ही जाती है जिससे कि आप जी सकते हैं, अपने अरमान को पूरा कर सकते हैं। लेकिन पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घबराना नहीं चाहिए, बहुत इसमें वो नीम हकीम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। भ्रांतियाँ भी हैं, ये अलग अलग दावे भी करते हैं कई लोग कि कैंसर का रामबाण इलाज है, अचूक इलाज है। पता नहीं, उसके बारे में मेरी धारणा बहुत नहीं अच्छी है, क्योंकि हमने आजमाया नहीं, लेकिन हमको भी लोगों ने कहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं एम्स के डॉक्टर ललित कुमार जो हमको देख रहे थे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरा भरोसा उन पर है और वो जो सजेस्ट करेंगे हम वही करेंगे, और हमने उन्हीं के रास्ते पर चलने का तय किया। और बहुत लोगों ने, कोई होम्योपैथ का, कोई आयुर्वेद का, हो सकता है कि उसमें भी इलाज होता हो, हम खंडन नहीं करते, लेकिन आम तौर पर जो सटीक इलाज तो कैंसर का होता नहीं है, लेकिन जो भी इलाज होता है वो जो साइंटिफिक विधियां हैं इन्हीं से निकल के आता है, क्योंकि कैंसर में हर दिन रिसर्च हो रहा है और डॉक्टरों का ये मानना है कि आने वाले 10 सालों में कैंसर के क्षेत्र में चिकित्सक और वैज्ञानिक इतनी सफलता अर्जित कर लेंगे कि यह बीमारी बहुत खतरनाक फिर नहीं रह पाएगी। लेकिन अभी उसके लिए समय है, लेकिन अभी इतना तो हो गया है कि आप 80 से 60% तक ठीक तो हो ही जाते हैं। और या दूसरे तीसरे स्टेज तक जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो अगर पहले पता चल जाए तो सही समय से इलाज भी शुरू हो जाए। इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको जैसे ही शरीर में चेंज आए, आप डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए, उसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस जांच से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और आप इमीडिएट जहां भी आपको लगता है, जो भी आप सुविधा जितना संपन्न हैं और जो भी हासिल कर सकते हैं जितनी दूरी तक, उसकी यात्रा कीजिए और डॉक्टर और हॉस्पिटल की शरण में जाइए। कोशिश कीजिए कि हम विशेषज्ञों जो हैं इसके, उन्हीं के से सलाह लें और उन्हीं के पास जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो फैसल अनुराग जी ने पूरी तरीके से बताया कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांति पालने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवॉक होने या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। शुरुआती लक्षण अगर आते हैं, जो जागरूकता आज जो चलाया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जी मिचलाना या लंबे समय तक गले में खराश रहना, खांसी ठीक नहीं होना, हाथ पैर में झिनझिनी होना, इस तरह से ऐसे कई लक्षण हैं। अगर उसे पहले पता किया जाए और सही जगह पर सही इलाज किया जाए तो कैंसर से जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, खुद फैसल जी ने जिस तरीके से बताया, और भी ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है। हम भी लाइव लगातार के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इसके बारे में जागरूक बनिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, जो परहेज़ हैं, जो दिनचर्या है उसका पालन कीजिए। साथ ही साथ जिन चीज़ों की मनाही है, चाहे वो ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन हो, शराब हो, सिगरेट हो, खाद्यान्न खास तौर पर, और फास्ट फूडिंग, इससे जो अगर बच पाए तो कैंसर से आप बहुत ज़्यादा बच पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें और इलाज कराने में देरी ना करें। सहयोगी शुभम किशोर के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।